नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की। जी हां, एमवीआई के अधिकारी के यहां इस वक्त आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इस आयकर विभाग की तरफ से छापा डाला जा रहा है और इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आय से 531% अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बताते चले, एमवीआई तत्काल एमवीआई मृत्युंजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पटना शामिल है। औरंगाबाद और रांची में भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है। मृत्युंजय सिंह पर अवैध बालू और गैर कानूनी व्यापार कर आय से 531% ज्यादा संपत्ति जो है वो अर्जित करने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। पटना के तत्कालीन एमवीआई अधिकारी हैं ये। पटना और औरंगाबाद के साथ रांची के ठिकानों पर ये कार्रवाई इस वक्त छापे के तौर पर हो रही है। आपको बताते चलें कि औरंगाबाद के गोह स्थित आवास को पूरी तरह से घेर लिया गया है। किसी के भी आने जाने पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ अब इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर पुष्टि भी की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। बताया गया है कि पत्नी को पहले ससुराल से यह शख्स लेकर घर वापस आता है और उसके बाद गला रेतकर निर्मम तरीके से इसकी हत्या कर दी गई। मानिकपुर गांव के पास शव को फेंका गया था। हत्या को हादसा करार देने की कोशिश की गई थी। इसे छिपाने की भरसक कोशिश भी हुई है। पकड़ी गांव की रहने वाली मृत जो है डुमरिया पुल से आरोपी को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। छपरा के रसूलपुर गांव का यह आरोपी बताया जा रहा है और पति ने पत्नी की निर्मम हत्या की है। गला रेतकर इसे मौत के घाट उतारा गया। और इसका शौहर बुलाया मीरगंज। बुलाने के बाद ये मेरी भतीजी गई और हम लोग सोचे कि वो मायके चली गई है। बाद में उसने उसको गला काट कर रोड के किनारे बिक दिया। सहरसा में मारपीट का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर आम लोगों की लाठी और डंडे से किस कदर पिटाई की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इन लोगों के ऊपर सनक सवार है। तस्वीरें आपके सामने सहरसा की। जमीन विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जहां पर जिसके हाथ जो लगा, क्या महिला क्या पुरुष, एक दूसरे के ऊपर दे दनादन लाठियां जो है वो बरसाई जा रही हैं। भागते दौड़ते लोग आपको नजर आ जाएंगे। सहरसा में ये मारपीट का वीडियो वायरल है इस वक्त। पीड़ित परिवार का कहना है कि जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। इतना ही नहीं, थाने के चक्कर भी ये लोग लगाकर थक चुके थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इन लोगों का मनोबल इस कदर बढ़ा कि ये लाठी डंडे और हथियारों के साथ लैस होकर इन लोगों की पिटाई करने लगे। मामला से आए हैं। किससे विवाद चल रहा है? हम लोग को जो संजय भगत से चल रहा है, संतोष भगत से, दिलीप भगत से, सुधीर भगत से, सत्येंद्र भगत से। तो कल क्या हुआ? कल जो है वो विष्णुदेव यादव का बेटा जो है, विष्णुदेव यादव, उसका बेटा जो है बबलू यादव और रंजीत यादव, ये जो 10 गुंडे को लेकर हम लोग के घर पे आ गया 7 बजे सुबह में। हम लोग से जो है पूछा कि कहाँ कहाँ रहते हैं, शंभू यादव कहाँ रहते हैं, बबलू यादव कहाँ रहते हैं। हम लोग बोले कि क्या बात है, कोई तो मामला होगा। वो इसी पे जो हम लोग से जो बदतमीजी करने लगा, मारपीट शुरू कर दिया। कौन चीज से आया था मारपीट करने? लाठी। और इस बार नीतीश कुमार की कैबिनेट आज वाल्मीकि नगर में हो रही है और इसे लेकर यहां पर सुरक्षा के साथ चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जहां पर तमाम मंत्रियों के साथ अधिकारियों की मौजूदगी आज यहां होगी। लंच को लेकर खास इंतजाम किए गए और इसे लेकर इस पूरे लंच की व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी दी गई है। पटना के एक बड़े होटल के जिम्मे ये पूरी व्यवस्था है। हमारे सहयोगी संजय की ये रिपोर्ट देखिए।
वाल्मीकि नगर में नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हो रही है और साल की इस आखिरी बैठक में यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। पटना से लोग आए हैं, कैटरिंग की जो व्यवस्था है, पटना के एक बड़े होटल के लोग खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं और सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। साफ और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है और साफ सफाई के साथ ही जो लंच है उसको तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाने बनाने में लोग जो है वो जुटे हुए हैं और भोजन तैयार किया जा रहा है। जो ऑडिटोरियम है वन विभाग का, वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर खाने पीने की जो व्यवस्था है वो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख रही है। अभी से ही जो यहाँ पर एक बड़े होटल के जो स्टाफ हैं वो लग गए हैं खाने पीने की चीज़ों को बनाने में और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है यहाँ पर। क्या क्या कुछ खाने में बन रहा है खास? चिकन है, मटन है और क्या? चिकन, मटन, वेज नॉन वेज सारी चीज़ें? हाँ, वेज नॉन वेज दोनों है। सारी चीज़ें बन रही है। कितने बजे से शुरू हो गया है बनाने का काम? यस, प्रॉपर्ली कल से ही स्टार्ट हो गई है। कल से हम लोग मिठाई उठाई बनाया कल आपने? हाँ। अच्छा, आज कोई समय निर्धारित है कितने बजे तक बना लेना है सारी? हाँ, वो लंच का प्रोग्राम है ना, तो वो लगभग 1 या 1:15 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मंत्री अधिकारी तमाम लोग दोपहर का भोजन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी जिले में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर जो सतर्कता, जो सावधानी लोगों के अंदर होनी चाहिए वो बिल्कुल नजर नहीं आती है। लोग लापरवाही करते आपको नजर आ जाएंगे। ना किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर आएगी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया जा रहा है। इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो अस्पताल की है, जहां पर पूरे तरीके से लापरवाही बरतते हुए आपको मरीज और मरीज के परिजन दिख रहे होंगे। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की सदर अस्पताल से ये खास रिपोर्ट। सीतामढ़ी सदर अस्पताल का यह ओपीडी वार्ड है और ओपीडी वार्ड में सैकड़ों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि कोरोना के जो संभावित तीसरी लहर है इसको लेकर सरकार चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, लेकिन आम लोगों में किसी तरीके की चिंता दिखाई नहीं दे रही है और लोगों में लापरवाही साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सदर अस्पताल का यह परिसर है और यहाँ पर विभिन्न तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तस्वीर देख सकते हैं जो स्थिति है उसमें लोगों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और जरूरी इस बात को लेकर है कि जो कोरोना के संभावित तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है, तो उसी तरीके से आम लोगों को भी अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय मास्क है और सामाजिक दूरी का पालन करना है। लेकिन तस्वीर हैरान कर देने वाली है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल का यह परिसर है, ओपीडी वार्ड है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है और लोगों को इस मामले में खुद की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार चिंतित है। जो सूबे के मुखिया है वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों में किसी तरीके की चिंता दिखाई नहीं दे रही है। लापरवाही साफ लोगों में देखा जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। कोरोना को लेकर इस वक्त नवादा सदर अस्पताल की बात कर लीजिए या स्वास्थ्य विभाग की बात कर लीजिए, वो अलर्ट मोड पर नजर आता है। टीकाकरण की रफ्तार को तेज किया जा सके इसे लेकर कॉल सेंटर शुरू की गई है, जहां पर जीविका दीदियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों ने पहली डोज भी नहीं लगवाई है या जिन लोगों ने पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उन लोगों का टीकाकरण किया जा सके, कोरोना के संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके और इस दिशा में इनकी कोशिश सराहनीय है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नवादा स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है और उसको देखते हुए नवादा स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी से ही लोगों को जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी गई है। इस वक्त नवादा सदर प्रखंड कार्यालय में एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसमें जीविका दीदियों को एक जिम्मेदारी दी गई है, जहां उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों का एक डाटा दिया गया है, जिसके हिसाब से लोग फ़ोन करके लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एक डाटा बनाकर उन्हें दिया गया है कि लोग अपना दूसरा डोज या पहला डोज लिए हैं कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ कुछ जीविका दीदी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। मैडम बता दिया जाए क्या कुछ आप लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं?
जी, हम यहाँ से सभी लोगों को जो कोरोना का टीका फर्स्ट डोज लगवा लिए हैं उसको सेकेंड डोज लेने के लिए बुला रहे हैं कि आके ब्लॉक में यहाँ आइए और सेकेंड डोज अपना लगवाइए। और गर्भवती महिला हैं उन लोग को भी बता रहे हैं कि 3 महीने के बाद आप लोग को भी लगेगा, लेकिन लगेगा, आप लोग भी आके यहाँ पर लगवा लीजिए। गांव के जितने भी हैं वो सबको भी बता रहे हैं कि आइए और यहाँ पर टीका लगवाइए। जो बाहर चला गया है उनको भी बताना पड़ रहा है कि आप जहाँ पर हैं भैया, लेकिन ये टीका को लगवा लीजिए। टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में गांव में जो आज बोल रहे हैं आने के लिए तो उसको अभी बुला रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि कल आएंगे उनको बोल रहे हैं यहाँ प्रतिदिन यहाँ टीका लगता है, आके लगवा लीजिए। कुछ और जीविका दीदियाँ हैं, बताइए कितना कॉल आप लोग डेली कर रहे हैं? हम लोग 150-200 कॉल डेली कर रहे हैं। कितने लोग अभी यहाँ पे हैं? अभी लोग हम 15 लोग हम लोग हैं। क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है? रिस्पांस मिल रहा है कि जो लोग टीका ले चुके हैं फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज नहीं लिए हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि आपको लेना है, यहाँ आपका टाइम पूरा हो गया, ब्लॉक में आकर के ले लीजिए। हमने कोरोना के पहले और दूसरे लहर में देखा था कि किस प्रकार से जीविका दीदी ने लोगों की मदद दी थी और वो इस महामारी में अपनी एक अहम ही भूमिका निभाई थी। तो एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और लोगों से वो एक बार फिर से रूबरू हो रही हैं और पूछ रही हैं कि कोरोना का टीका उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कम होते तापमान और लगातार लोगों की बढ़ती परेशानी के बीच कटिहार नगर निगम की तरफ से एक अच्छी पहल शुरू की गई है। रैन बसेरे से लोगों को राहत देने की कोशिश शुरू हुई है, जिसमें 50 बेड के इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग फ्लोर बनाए गए हैं ताकि लोग इस कड़कड़ाती ठंड में राहत की सांस ले सके, सुकून की नींद उन्हें हासिल हो सके। और यहाँ पर खाने पीने और रहने के पूरे इंतजाम किए गए। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट देखिए। ठंड के दस्तक के साथ ही खुले आसमान के नीचे मजबूरी में रात गुजारने वालों के लिए काफ़ी परेशानी होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रैन बसेरा की होती है। कटिहार के रैन बसेरा की क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। ये जो रैन बसेरा है ये 2 फ्लोर में है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है। ये आपको दिखा रहे हैं। ये जो रैन बसेरा है इसमें फिलहाल जो बेड में है ये महिला वार्ड है और एक महिला है। आइए क्या क्या सुविधा दिया गया, सुविधा से कितना संतुष्ट है, सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। क्या सुविधा है, क्या क्या सुविधा दिया गया है? कम्बल दिया गया है, बेड दिया गया है, रहने का छत दिया गया है नीचे। पहले कहाँ रहते थे? पहले मनिहारी स्टेशन में। अच्छा, अब यहाँ ठीक ठाक है? हाँ, यहाँ ठीक है, ठंड से बच रहे हैं। फिलहाल तो अभी 25 बेड हम लोग का तैयार है, ठीक है, लेकिन हम लोग का क्षमता 50 तक है। अगर आदमी हम लोग के पास बढ़ जाता है तो फिर हम लोग बेड का भी सुविधा करेंगे आगे। महिला और हम लोग का 2 वार्ड है, एक नीचे जेंट्स का वार्ड है, ऊपर लेडीज़ का वार्ड है, तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों अलग अलग रहते हैं। सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने जो है एक विशेष आयोजन किया है, जिसमें कि खास करके ऐसा देखा जाता है कि एक ही जगह रहने से काफ़ी परेशानी होती है महिला और पुरुषों का। तो हम लोगों ने इसका व्यवस्था इस प्रकार किया है कि वार्ड को 2 अलग भागों में बांटा गया। इसको हम लोग तत्कालीन एक ये व्यवस्था किए हैं जी। CCTV के पूरा मॉनिटरिंग होता है, निगरानी भी करते हैं और किसी में कोई झगड़ा नहीं हो, इसके लिए हम लोग जो है सेपरेट करके सभी को रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री के जिला भी है, इसीलिए कटिहार नगर निगम के जो रैन बसेरा का मॉडल है ये अपने आप में बेहद खास है और ठंड के दिनों में ऐसे व्यवस्था हर जिला में होना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि विकास के दावे बहुत होते हैं, लेकिन तस्वीर और हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। 20 सालों का लंबा इंतजार ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। विधायक से लेकर मुखिया तक हर जगह गुहार लगाई गई, लेकिन गुहार अनसुनी है। इस गांव में जाने के लिए सड़क ही नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर है, लेकिन सच ये है कि सरकार के दावे बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन उसकी हकीकत इन गांव तक नहीं पहुंची। यहाँ पर सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। हमारे सहयोगी गौरव झा की ये खास रिपोर्ट देखिए। जल चलाने के लिए उसको भी फंस जाता है और इधर से पानी नीचे आता है, पूरा भर जाता है। हाँ, नहीं बनवाए। कितना दिन से? कितने दिन? 20 साल से। तो इसमें तो कीचड़ हो जाता होगा पूरा? हाँ, पूरा कीचड़। तो कीचड़ में ही जाते हैं बाहर। हाँ। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं
ये आदिवासी बहुल गांव है, डूहटोला भटौंदा। पोड़ैयाहाट प्रखंड आने वाले इस गांव की तस्वीर हम आपको आज दिखाने के लिए आए हैं कि गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है। आदिवासी बहुल गांव, वो आदिवासी जिसके वजह से झारखंड अलग हुआ हो, झारखंड बना हो, और उनके लिए ही अगर मुख्य सड़क ही ना हो, शहर से कनेक्टिविटी ही ना हो, तो आखिर वो शहर कैसे जाएंगे। साफ तौर से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया है कि ये सड़कें करीबन 5 वर्षों से इसी तरीके से खराब है और कोई नहीं सुनता। कि इस मर्तबा जब भी कोई भी जनप्रतिनिधि वोट के लिए आएंगे तो इस बार उनसे सवाल किया जाएगा कि जब इतने लंबे समय तक सड़क नहीं हुई है तो आखिर क्यों नहीं हुई है। अब हमें देखना होगा कि ग्रामीणों ने कहा कि कई दफ़ा शिकायत वरीय अधिकारियों के पास भी की गई है, लेकिन सड़क बनने के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। और शहर से कनेक्टिविटी, हम आपको बता दें कि शहर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर, मुख्य शहर गोड्डा बाजार से मात्र 7 से 8 किलोमीटर बसा ये गाँव है जहाँ की स्थिति ये है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गुमला में धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश चल रही है और ये साजिश भी चंगाई सभा के जरिए। इसी चंगाई सभा में आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 40 से ज्यादा परिवारों का धर्मांतरण हो चुका है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी समझ में आएगा कि कैसे चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का ये खेल इस इलाके में जोर शोर से चलाया जा रहा है। गुमला में बहला फुसला कर धर्मांतरण का खेल, आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण। चंगाई कार्यक्रम में धर्मांतरण की साजिश। 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्मांतरण। गुमला में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। आदिवासी इलाकों में भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का खेल लगातार खेला जा रहा है। कसीरा पंचायत के गरटोली गांव में पहाड़ में झोपड़ी बनाकर बीते कई महीनों से चंगाई के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा है। गांव के 40 से ज्यादा सरना सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो कार्यकर्ताओं ने गरटोली में चंगाई कार्यक्रम को बंद करा दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गरटोली पहाड़ पर चल रहे चंगाई कार्यक्रम स्थल को घेर लिया। बजरंग दल का कहना है कि गुमला प्रखंड के कसीरा, कुलाबीरा, कोयंजारा और गरटोली में खुलेआम धर्मांतरण कराया जा रहा है। आरोप है कि 6 साल से यहां सरना सनातनी समाज का साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है। पूरी तरह धर्मांतरित हो गए हैं। लगभग 50 से 60 की संख्या में जहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सप्ताह में कम से कम रविवार के दिन सुबह लगभग 7 से 12 बजे तक कोई शायद अलग अलग क्षेत्र से सप्ताह के दिन एक दिन पास्टर के रूप में वहाँ आते हैं और लोगों को धर्मांतरित करने का कार्य वहाँ पर किया जाता है। सबको चंगाई सभा के माध्यम से बाइबल पढ़ाया जा रहा है और जहाँ हरती परती ज़मीन था वहाँ भी एक चर्च का निर्माण किया गया है और प्रत्येक सप्ताह ये लोग अपने सभी कोई को धन का लालच देकर और अपना स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपको धन मिलेगा ये कह के वो लोग अपना हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित कर रहे हैं। गरटोली गांव में अवैध रूप से जमीन कब्जा कर झोपड़ी में चंगाई कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में पास्टर के रूप में पश्चिमी सिंहभूम से एक व्यक्ति आया है। गरटोली गांव में हर रविवार को चंगाई सभा होता है और इस मुद्दे को लेकर गांव में बैठक हुई। विरोध जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि चंगाई सभा में प्रार्थना के जरिए मरीजों को ठीक करने का दावा किया जाता है। बड़ा सवाल है कि झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, फिर भी खुलेआम धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है। सरना सनातनियों पर धार्मिक हमले क्यों किए जा रहे हैं। सुविधाओं और इलाज के बहाने धर्मांतरण के खेल पर प्रशासन चुप क्यों है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चलते चलते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केवाईसी के बारे में। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स। निवेशकों के पैसों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। जिस तरह क्रिप्टो के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मार्केट के नियमों की बात चल रही है, केवाईसी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब जानते हैं क्रिप्टो में केवाईसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो केवाईसी से ये कंफर्म होता है कि कस्टमर वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। साथ ही इससे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सकती है। जीबीपे जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी को लेकर सख्त है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सचेंज चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज के पेज पर जाएं, वेरीफाई आइडेंटिटी और कंप्लीट केवाईसी टैब क्लिक करें। अब यहां अपना आईडी प्रूफ, पैन एड्रेस प्रूफ अपलोड करें। इसके बाद बैंक डिटेल में जाकर ऐड और वेरीफाई करने के लिए एक्सचेंज के सेटिंग पेज पर बैंकिंग ऑप्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रेड करने के लिए अब आपका अकाउंट तैयार है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक